गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तंसुर राय क्लास 12th डिटर्मिनेंट चैप्टर के सेकंड क्लास में फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। 2 आर्डर का डिटर्मिनेंट, 3 आर्डर का डिटर्मिनेंट, जो कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में फाइंड आउट करते हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको ठीक प्रकार से प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसके रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसकी जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट कोई साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने 3 आर्डर का कोई डिटर्मिनेंट ले लिया, सपोज 1 4 0 3 -1 1 0 1 2। ये हमने एक डिटर्मिनेंट लिया, ये 3 आर्डर का है। अब हम ज़रा इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया गया था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलांग एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो हो गया R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3। ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। मान लीजिए हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं सपोज फर्स्ट रो के एलांग। तो पहले लेते हैं 1। जब 1 लेंगे तो 1 वाले रो को 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ने पर जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसको एक डिटर्मिनेंट में रख देंगे, -1 1 1 एंड 2। पहले प्लस लेते हैं 1, फिर माइनस लेंगे 4। जब माइनस लेंगे तो 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उस रो या कॉलम को छोड़ देंगे। 4 वाले रो को छोड़ देंगे, 4 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट्स बचेंगे 3 1 0 2। तो ये हुआ 3 1 0 2। फिर लास्ट में हम 0 ले लेंगे तो पूरी वैल्यू इसकी लास्ट वाले की 0 हो जाएगी। फिर भी लिख लेते हैं, 0 वाले रो 0 वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, 3 -1 0 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? 2 × -1 -2 -1 -3 -4 × 3 × 2 6 -0 × 1 0। तो सॉल्व करने पर आएगा -3 -24। तो ये हो जाएगा -27। तो हमने इसकी वैल्यू -27 फाइंड कर लिया। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, जैसे जो फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम बना दें 1 4 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दे 3 -1 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे, इट मीन्स 0 1 2। तो हमने क्या किया, रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। जो रो थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए, जो कॉलम थे वो रो में कन्वर्ट हो गए। अब इस डिटर्मिनेंट की अगर हम वैल्यू सॉल्व करें एक्सपेंडिंग एलांग R1 या एक्सपेंडिंग एलांग R2 या किसी भी कॉलम या रो के एलांग, तो उसकी वैल्यू वही आएगी जो पहले आ रही थी। यानी सॉल्व करके आप लोग चेक कर सकते हैं, -27 ही आएगी। वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यही है फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में तो वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। इफ़ एनी 2 रोज आर कॉलम आर इंटरचेंज, यानी ये सभी चीज़ें डिटर्मिनेंट के लिए हैं, इसलिए हम बार बार डिटर्मिनेंट नहीं लिखे हैं। If any 2 rows or column are interchanged, the sign of the determinant changes।
जैसे हम पीछे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, अभी जो सॉल्व किए थे उससे से इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करके समझने का प्रयास करेंगे। कोई दो रो अगर इंटरचेंज कर दें, जैसे मान लीजिए कि 1 4 0 फर्स्ट रो था, 3 - 1 1 सेकेंड रो था, और 0 1 2 थर्ड रो था। अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करें, अभी पीछे सॉल्व भी किए थे, तो आया था -27। अब इसमें अगर हम किसी दो रो को आपस में बदल दें, जैसे R1 R2 को बदल दें, या C1 C2 को बदल दें, या R1 R3 को चेंज कर दें, या C1 किसी भी दो रो या किसी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें, जैसे सपोज़ मान लीजिए हम कर दे रहे हैं फर्स्ट और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज, जैसे थर्ड रो फर्स्ट रो के जगह पे थर्ड रो आ गया और थर्ड रो के जगह पे फर्स्ट रो चला गया। फर्स्ट और थर्ड रो को हमने आपस में इंटरचेंज किया और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर उसी तरह से मान लीजिए हम फर्स्ट रो के लांग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो पहला टर्म तो 0 हो गया, दूसरा पहला प्लस होता है, दूसरा -1। जब -1 लेंगे तो 1 वाले रो को 1 वाले कॉलम को 1 वाले रो को 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, छोड़ने पर बचेगा 3 1 1 0। फिर +2, तो जब 2 लेंगे तो 2 वाले रो को छोड़ देंगे, 2 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो डिटर्मिनेंट में बचेगा 3 - 1 1 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा 3 × 0 3 0, -1 × 1 1, +2, तो 4 × 3 12, -1 × -1 +1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 26, इसका आएगा 25। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ज़रा चेक कर लेते हैं। 0 हमने क्या किया, फर्स्ट रो रख दिया 0 1 2, थर्ड रो रख दिया 1 4 0 और 3 - 1। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, वही है 3 - 1 0 1 2 1 4 0। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो पहला 0, फिर -1 लेंगे तो इसको क्लोज कर देंगे, 3 1 1 0 3 1 1 0। सही है। फिर पहला लिए थे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, +2 लेंगे तो 2 वाले को क्लोज कर देंगे, 3 - 1 1 4। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा ये 0, ये -1, इसको सॉल्व करने पर आएगा ये 0 और -1, तो माइनस माइनस +1 ये हो जाएगा, तो ये +1 होगा, तो पूरी वैल्यू आएगी 27। अब देख लीजिए, पहले आ रहा था -27, अब आया +27, यानी वैल्यू का केवल साइन चेंज होगा। ऐसा कब होगा, जब हम किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। अब सपोज़ मान लीजिए इसी डिटर्मिनेंट में अगर हम फर्स्ट वाले में जो ओरिजिनल था ये डिटर्मिनेंट, अगर हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, यानी 4 - 1 1 फर्स्ट कॉलम पर सेकंड कॉलम को फर्स्ट के जगह पे, फर्स्ट कॉलम को सेकंड के जगह पे अगर हम रख दें और इस फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो वैल्यू 27 ही आएगी। यानी अगर हम दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो जो वैल्यू आ रही थी उसका केवल साइन चेंज होगा। तो इस सेकेंड प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। यानी किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम के को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू वही रहेगी। अगर पहले माइनस आ रहा होगा तो प्लस आएगा, प्लस आ रहा होगा तो माइनस आएगा। दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है, एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करते हैं,
जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है 1 4 3 0 1 2 1 4 3। तो ये ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसका फर्स्ट रो R1 और R3 दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स होता है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर सेम, ओनली करस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी 1 1 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, 3 3 के इक्वल। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, हमेशा सॉल्व करके चेक कर लेना, सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ऐसा डिटर्मिनेंट अगर हमको दिखाई दे तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सिंस 2 रोज आर आइडेंटिकल देयरफॉर इट्स वैल्यू मस्ट बी 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इसके दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, 0 ही आएगा। तो ये थर्ड है। सभी प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एनी 2 रोज आर कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। यानी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तो उसकी वैल्यू श्योर है कि 0 ही आएगी। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। देखिए इसको हम अभी जो पीछे कुछ एग्जाम्पल लिए थे, एक उस एग्जाम्पल से इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे पीछे वाला ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी पे ये सेटिस्फाई होगा। देखिए डिटर्मिनेंट हमने अभी पीछे लिया था 1 4 0 3 -1 1 0 1 2 और इसकी वैल्यू सॉल्व किए थे तो आया था -27। देखिए प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ईच टर्म ऑफ ए रो आर कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई एनी कांस्टेंट के, यानी किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए सपोज़ हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को 2 8 0 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। किस में मल्टीप्लाई किए? फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को। तो ये अब हमको नया डिटर्मिनेंट मिल गया। अब इस डिटर्मिनेंट की ज़रा हम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं एक्सपेंड करके, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1। तो 2 लेंगे, पहले 2 लेंगे तो 2 वाले रो 2 वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे, -1 1 -1 1 1 2। फिर ले लेंगे -8। जब -8 लेंगे तो 8 वाले रो को 8 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो 3 1 0 2। फिर लास्ट में 0 लेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 2 -1 -2 -1 -8 3 × 2 6 -0। तो ये आ जाएगा -3 × 2 -6 -48। तो ये आ जाएगा -54। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही थी -27। हमने फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी वैल्यू भी डबल हो गई। अगर हम मान लीजिए फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 12 0 3 -1 1 0 1 2 और इसको सॉल्व करें
तो हम फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ रही थी वो 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -81। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर हम फर्स्ट या किसी भी कॉलम में, मान लीजिए सेकेंड कॉलम में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी वैल्यू 4 टाइम हो जाएगी। थर्ड कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, पूरी वैल्यू 3 टाइम हो जाएगी। यानी प्रॉपर्टी क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। यानी जो वैल्यू है पूरी उसमें भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर किसी एक रो में हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं कि हमने प्रॉपर्टी देख लिया, फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसको हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं, एक डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट रो है a + λ1, a + λ2, a + λ3, और सेकेंड रो है b1 b2 b3, c1 c2 c3। तो इस डिटर्मिनेंट को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं a1 a2 a3। फर्स्ट का फर्स्ट रो होगा a1 a2 a3, सेकेंड होगा b1 b2 b3, थर्ड होगा c1 c2 c3, और प्लस एक और डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखेंगे जिसका फर्स्ट रो λ1 λ2 λ3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यानी इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ का जो सम आएगा वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। इट मीन्स अगर किसी रो को या किसी कॉलम को हम 2 टर्म में स्प्लिट करें तो उस पूरे डिटर्मिनेंट को हम 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट्स रहेंगे इस सम के, और सेकेंड डिटर्मिनेंट में सेकेंड एलिमेंट रहेंगे इस सम के। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पीछे वाले ही एग्जाम्पल को लेकर के हम वेरीफाई कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पीछे हमने जो डिटर्मिनेंट लिया था जिसका फर्स्ट रो था 1 4 0 3 -1 1 0 1 2। अब हम मान लीजिए इसकी वैल्यू सॉल्व किए तो -27 आया था। मान लीजिए हम इसके फर्स्ट रो ले सकते हैं, सेकेंड रो ले सकते हैं, थर्ड रो ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। फर्स्ट रो को ही हम लेते हैं, या कोई कॉलम भी ले सकते हैं। जैसे 1 को हम 2 पार्ट में अगर तोड़ दें तो 1 को हम लिख सकते हैं 4 -3 लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 1 + 3। 0 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 -5 3 1 1 0 1 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को 2-2 पार्ट में तोड़ दिया, किसी रूप में तोड़ दो जो चाहें वो। तो इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रो होगा फर्स्ट डिटर्मिनेंट का 4 1 5 3 -1 1 0 1 2, और दूसरे डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो होगा -3 3 -5 3 -1 1 0 1 2। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें
और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, जो भी वैल्यू आए और दोनों को ऐड करें, सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, तो वही आएगा जो इसकी वैल्यू यानी आ रही थी, मीन्स -27। तो इस तरह से ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि हम किसी डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं अगर किसी एक रो या एक कॉलम को दो टर्म के सम के रूप में स्प्लिट किया जाए तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टी जब तक हम ठीक से नहीं समझेंगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इसलिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। देखिए इसको हम सिंबल से बता रहे हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ये दो ऑपरेशन किसी डिटर्मिनेंट में यूज़ करें, RI ट्रांसफार्म टू RI प्लस KRJ और CI ट्रांसफार्म टू CI प्लस KCJ, then the value of the determinant remain unchanged। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम पहले क्लियर करते हैं, प्रॉपर्टी को ठीक से समझते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, RI मीन्स कोई भी रो, जैसे R1 R2 R3 R4 जो भी हो। तो किसी भी रो में हम किसी दूसरे रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या यही चीज़ कॉलम में करें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम जिस रो के सामने एरो दे रहे हैं, जैसे RI में एरो दे रहे हैं, तो RI में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। CI दे रहे हैं तो CI में मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको भी हम वेरीफाई करते हैं सेम एग्जांपल लेकर के जो पीछे लिए थे, उससे पहले क्लियर करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम लिख लेते हैं जो अभी पीछे लिए थे। सपोज़ डिटर्मिनेंट हमारा डेल्टा था, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं 140 1 4 0 3 -1 1 3 -1 1 और 0 1 2। और इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया था, आया था -27। अब इसमें हम कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम R1 को हम कर देते हैं R1 प्लस 3R2। अब यहाँ हम R1 के बाद एरो लगा रहे हैं, इट मीन्स हम R1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, तो R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा हम करके और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके चेक करते हैं क्या आता है। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो 9 और 1 10, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3 और +4 +1, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो 3 और 0 3, फिर सेकेंड रो 3 माइनस सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं, 0 1 2। R2 में हम जिस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं करना है, चेंज उसमें करना है जिसके सामने एरो लगा रहे हैं। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ज़रा सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 0 दिखाई दे रहा है। जिस रो या जिस कॉलम में 0 दिखाई दे उसके लॉन्ग एक्सपेंड करने से कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाते हैं। तो पहले हम 10 लेते हैं, 10 लेंगे तो 10 वाले रो को 10 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए 4 एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। -1 1 1 2 डिटर्मिनेंट में लिख दिए। फिर हम 3 लेंगे तो 3 माइनस ले लेंगे -3, तो जब 3 लेंगे
फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 3 वाले रो को 3 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 1 3 1 2 1 3 1 2, और तीसरे स्टेप में 0 ले लेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस, +10 -3 +0, 0 लेंगे तो बाकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए इसके अलॉन्ग हमने एक्सपेंड किया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10 -2 -1, -1 × 2 -1, -3 तो 2 × 1 2, -3 × 1 3। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा -3 × 10 -30, -2 -3 -1, तो -1 +3, यह आ गया माइनस। देखिए वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई, वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। अगर ये ऑपरेशन हम लगाए तो आ रही है वैल्यू चेंज। उसी तरह से हम कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी कॉलम में ऐड कर दें तो वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर्टी जो भी बताए हैं वो और क्लियर हो जाएंगी, और उस क्वेश्चन में ये पता चलने लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को कहाँ हमें यूज़ करना है, क्योंकि भी प्रॉपर्टी जब बता रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करनी है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। अक्सर इस पे क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में श्योर है कि आता है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आने हैं हर एग्ज़ाम में। तो एक क्वेश्चन दिया है, NCERT का एग्ज़ाम्पल ही है। इसमें एक डिटर्मिनेंट है जिसका फर्स्ट रो है x + y, y + z, z + x, और सेकेंड रो है z x y, थर्ड रो है 1 1 1। अब प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन में लिखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। प्रूफ करो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है बिना एक्सपेंड किए, यानी किसी रो किसी कॉलम के लंग इसको एक्सपेंड नहीं करना है। अब ज़रा हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करें, कैसे पता चले कि सभी प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं। तो पीछे एक प्रॉपर्टी ऐसी आई थी जिसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 हो रही थी। अब 0 डायरेक्ट वैल्यू कब हो रही थी? जब 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। तो अब हम कुछ ऐसा करें कि 2 रो सेम हो जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो R1 है इसको हम लिख सकते हैं R1 + R2। अब R1 + R2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ x + y + z, यहाँ भी x + y + z, यहाँ भी x + y + z आ जाएगा तीनों। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी हम लगाए हैं? तो 6th प्रॉपर्टी जो अभी बताए हैं। हमने क्या किया, R2 में कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ और R1 में ऐड हो गया। तो ऐसा करने से फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, x + y + z, x + y + z, x + y + z, और सेकेंड रो होगा z x y, थर्ड रो उसी तरह 1 1 1। देखिए R1 के बाद एरो लगा इसलिए केवल R1 में चेंजिंग होगा, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रो में के तीनों में x + y + z है, उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। अब ये कॉमन कैसे ले सकते हैं? कॉमन लेने के लिए तो कोई प्रॉपर्टी बताई नहीं गई, तो बताई गई है उसको हम दूसरे रूप में यूज़ कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी?
प्रॉपर्टी जिसमें ये बताए हैं कि किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू में भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हम अगर किसी एक रो में कुछ कॉमन हो या एक कॉलम में कुछ कॉमन हो तो उसको बाहर लिख सकते हैं। ऐसा केवल डिटर्मिनेंट में होता है, याद रहे, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करना है। एक रो या एक कॉलम से कुछ कॉमन हो तो उसको कॉमन लिया जा सकता है। तो फर्स्ट रो हो गया 1 1 1, सेकेंड रो ZXY, थर्ड रो 1 1 1। अब हम देख रहे हैं कि दो रो आइडेंटिकल हो गया, और दो रो जब आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 यहाँ पे लॉजिक दे सकते हैं। सिंस टू रोज आर आइडेंटिकल देयरफॉर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, देयरफॉर द टोटल वैल्यू इज 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने कहीं भी एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि यहाँ प्रॉपर्टी लगाई। 6th प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाए, फिर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाए, फिर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाए, प्रॉपर्टी से प्रूफ किए। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट, शो दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम आगे क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में तो और क्लियर होगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी शुरू में होती है प्रॉपर्टी अप्लाई करने में। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।